वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 7 अक्टूबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। इस वीडियो में 5 से 7 अक्टूबर के करंट अफेयर को शामिल किया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, 3 टॉपिक जो है नोबेल पुरस्कार संबंधित है, मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इसके बाद हम देखेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, एक्सरसाइज, ब्लू फ्लैग और होप एक्सरसाइज के बारे में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जब कोई पार्टी टूटती है तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस प्रकार से उसे सिंबल आदि देता है। पेंडोरा पेपर्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में जानेंगे, जिमेक्स और वर्ल्ड एनिमल डे के बारे में। पहला टॉपिक जो हमारा है वह मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार संबंधित है। यह जो नोबेल पुरस्कार है पहली बार किसी फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। तो जो 2 लोग को दिया गया वे कौन कौन है, एक डेविड जूलियस है और दूसरा है एडम पैटापोटिन। इन 2 लोगों को फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। किस लिए दिया गया है? दरअसल इन्होंने एक टच डिटेक्टर की खोज की है जो कि हमारे शरीर के अंदर में होता है, तो इसके खोज के लिए इन्हें दिया गया है। आपको पता है कि हमारे शरीर में 5 केंद्रियाँ होती है और इसी के आधार पर हम जो है प्रकाश, ध्वनि, सुगंध और टेस्ट आदि को महसूस करते हैं। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक आपको पता है कि ये जो तापमान होते हैं, जैसे कि हम जो छूते हैं तो हमें ठंडा या फिर गर्म महसूस होता है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसका कोई स्पष्ट कारण काफ़ी लंबे समय तक जो है पता नहीं था। लेकिन इन 2 वैज्ञानिकों ने वर्ष 1990 और 2000 के दशक में कुछ ऐसे टच डिटेक्टर की खोज की जो कि हमारे शरीर में होते हैं और वह हमारे नर्वस सिस्टम को कम्युनिकेट करके बतलाते हैं कि कौन सा वस्तु ठंडा है या फिर गर्म है। और इसी की खोज की थी इन 2 वैज्ञानिकों ने, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। जैसे कि बतला, यह पहली बार है कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किसी वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया गया है मेडिसिन का। आज हमारे वर्ल्ड में काफ़ी आर्टिफिशियल सेंसर मौजूद है। आपने देखा होगा आपके जो कमरे हैं उसमें अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो आपके जो कमरे में जो वस्तु रखे होते हैं जैसे कि टेबल आदि, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर आपके कमरे में कोई थर्मामीटर रखा हुआ है तो जैसे तापमान में वृद्धि या कमी होती है तो उसमें बदलाव होता है। उसी प्रकार से हमारे जो शरीर है उसमें भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने अनुसार वो बदलाव करते हैं और वो जो है हमारे नर्वस सिस्टम को यानी कि तंत्रिका तंत्र को वो संदेश पहुंचाते हैं कि यह जो वस्तु है ठंडा है या फिर गर्म है। और इसी के लिए इन 2 वैज्ञानिकों को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। शिकोरो मनावे जो कि जापान के है, इसके अलावा क्लॉस हैजलमैन और जॉर्जियो पैरेसी को दिया गया है। ये जो पहली बार है, अभी हमने देखा किस प्रकार से फिजियोलॉजी के क्षेत्र में पहली बार 2 लोगों को दिया गया था मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। और इस बार जो है पहली बार जो है क्लाइमेट साइंटिस्ट यानी कि जलवायु वैज्ञानिक को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले 20 नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है जलवायु के क्षेत्र में आईपीसीसी को, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि रिपोर्ट जारी करती है। और इन्हें वर्ष 2007 में यानी किसी संस्था को तो दिया गया था नोबेल पुरस्कार, लेकिन इससे पहले व्यक्ति को नहीं दिया गया था। पहली बार फिजिक्स के क्षेत्र में किसी जलवायु वैज्ञानिक को दिया गया। इसके अलावा वर्ष 1995 में पॉल कर्जन को दिया गया था ओजोन लेयर पर ये शोध करने के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। लेकिन ये पहली बार है फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया 3 लोगों को। इन्होंने क्या खोज किया? इन्होंने 2 चीज़ों की खोज की है। एक तो हमारे जो अर्थ क्लाइमेट होते हैं यानी कि जो पृथ्वी की जलवायु है उसके फिजिकल मॉडल को बनाया है। इसके अलावा ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो फोरकास्ट है उसके एक्यूरेसी को आगे बढ़ाया है। इसके लिए इन तीनों को दिया गया फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को दिया गया। इन्हें किस लिए दिया गया? इन्हें दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट यानी ऑर्गेनो कैटालिस्ट के लिए इन्हें दिया गया है। कैटालिस्ट क्या होता है? यानी कि उत्प्रेरक। आपने अपने टेक्स्ट बुक जो स्कूल के होते हैं उसमें पढ़ा होगा आपने कैटालिस्ट क्या होता है यानी कि उत्प्रेरक। यह होता है किसी भी रासायनिक जो क्रिया होते हैं उसकी गति को वह क्या करता है? तीव्र कर देता है। तीव्र करने के तो इसे कहते हैं कैटालिस्ट। और इसी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे उत्प्रेरक की खोज की है जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन आदि में मदद करते हैं। तो इसके लिए इन्हें दिया है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। इसे कौन जारी करती है? इसे लंदन बेस्ड एक कंपनी है, ग्लोबल सिटीजन एंड रेजिडेंसी एडवाइजरी फर्म हेनली एंड पार्टनर, इनके द्वारा प्रतिवर्ष जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। ये जो डेटा होता है दरअसल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आधार पर बनाए जाते हैं। दरअसल ये जो पासपोर्ट होते हैं इससे पता चलता है कि आपका जो पासपोर्ट, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का जो पासपोर्ट है वो कितने देशों में वीज़ा फ्री, यानी कि आप कहीं पे जाते हो तो वीज़ा ऑन अराइवल जो होता है वो फ्री होता है, उसके आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है और इसी के आधार पर प्रतिवर्ष जो है यह जारी किया जाता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इन 192 देशों में जापान और सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। भारत की बात करें तो भारत 50वें नंबर पर रहा, जहाँ जो है यानी कि हमारा जो पासपोर्ट है 58 डेज में वीज़ा फ्री है, यानी कि हमारे जो है नागरिक वो इन 58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर बेस्ट पासपोर्ट की तो आप देख सकते हैं जापान और सिंगापुर जो है उनका स्कोर 192 है, यानी इनका जो है 192 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री हो सकती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया और जर्मनी जो कि 190 स्कोर है। इसके अलावा लग्जमबर्ग, स्पेन, इटली, फिनलैंड 189, यहाँ पर डेनमार्क चौथे नंबर पे है और ऑस्ट्रिया भी चौथे नंबर पे। सबसे वर्स्ट में देखें यानी कि सबसे ख़राब प्रदर्शन किसने किया है तो यहाँ आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान जो कि 116 नंबर पे है। इसके अलावा 109वें स्थान पे नॉर्थ कोरिया, 110वें पे नेपाल और पैलेस्टाइन। पाकिस्तान की बात करें तो 113वें स्थान पर है, सीरिया 114, इराक 115वां। इन सब देश में आप समझ सकते हैं स्थिति कैसी है और इस प्रकार से जो बेस्ट परफॉर्मेंस है यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग और होप एक्सरसाइज के बारे में। दरअसल हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग और होप एक्सरसाइज में इस महीने भाग लेगी। एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग जो है वो इजराइल का है, यहाँ पे देखिए, और दूसरा जो है होप एक्सरसाइज वो जो है इजिप्ट एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है और इन दोनों में इस महीने भाग लेगी हमारी भारतीय वायुसेना। क्या देखिएगा एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग किसका है? इजराइल का, और होप एक्सरसाइज इजिप्ट का यानी कि मिस्र का। उल्लेखनीय है कि ये जो एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग है वो द्विवार्षिक है। इससे पहले वर्ष 2017 में पहली बार किया गया था जब भारत इसमें भाग लिया था। उल्लेखनीय है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे भी है, यानी कल जो है भारतीय वायुसेना दिवस भी है। नेक्स्ट टॉपिक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। दरअसल भारत सरकार के द्वारा अगले कुछ महीने में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नाम है उसे बदल दिया जाएगा और नाम रखा जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। दरअसल रामगंगा जो है वहाँ एक नदी है जो कि इस नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। इस पर यूपीएससी के द्वारा प्रश्न भी पूछा गया था कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है, तो उसी के नाम पर रामगंगा नेशनल पार्क के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नदी के नाम पर। बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो इसे स्थापित किया गया था वर्ष 1936 में और उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, क्योंकि उस समय जो उसके जो प्रशासक थे उनका नाम था हैली और उन्हीं के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया था। और ये न सिर्फ भारत का पहला नेशनल पार्क है बल्कि यह एशिया का भी नेशनल पार्क है, यानी कि एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उल्लेखनीय इसका पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, जबकि वर्ष 1956 में इसको नाम बदल कर रख दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ के जो शिकारी थे जिम कॉर्बेट और जिन्होंने इस पार्क को स्थापित करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी, इसीलिए उनके ही नाम पर इस पूरे पार्क को नाम रख दिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अब जो है रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा अगले कुछ महीनों में। अभी इसका ऑफिशियल तो नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, न्यूज़ है इसलिए आपको बतला दिया। बात करें इसके अन्य खबरों की तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है यहीं पर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के बारे में। अभी आपने देखा होगा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है किस केस में? नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत, क्योंकि उनके पास ये ड्रग्स जो थे वो पाए गए थे और उसी के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था।
बात करें इस एक्ट की तो इसमें 4 जो धारा प्रमुख है, जैसे कि सेक्शन 8 जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें 4 धारा प्रमुख है। जैसे कि सेक्शन 8 क्लाउज सी, इसमें कहा गया कि जैसे कि आपके पास ड्रग का प्रोड्यूसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चर, पोजेसिंग यानी कि रखने, बेचने, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, यूजिंग, कंजम्पसिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्ट आदि का यूज करते हैं, वह एक अपराध है। इसके अलावा सेक्शन 20 क्लाउज बी जो कि कैनबिस से संबंधित है, उसके यूज से संबंधित है। सेक्शन 27 उसके कंजम्पशन आदि से संबंधित है और इसी के आधार पर इस एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो इस प्रकार से है। सेक्शन 8 इसलिए लगाया जाए क्योंकि उनके पास जो है ड्रग रिकवर किया गया है। सेक्शन 20 या इसलिए लगाया जाए क्योंकि उनके पास स्मॉल मात्रा में यानी कि छोटे मात्रा में उनके पास ड्रग्स मौजूद था, तो इसके लिए जो सज़ा है वो मैक्सिमम जो है 6 महीने की सज़ा है और 10,000 जुर्माना है। सेक्शन 27 के तहत जो है इसमें मैक्सिमम चार्ज जो है 1 ईयर्स मतलब कि 10,000 के अलावा 1 साल तक इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। और 35 जो है सेक्शन 35 इसके तहत एक्यूज जो होते हैं उसे साबित करना होता है कि उन्होंने जो काम किया वो नशे में थे और इस आधार पर उन्हें कुछ यहाँ पर छूट दी जा सकती है। तो यह है एनडीपीएस एक्ट से संबंधित न्यूज। नेक्स्ट टॉपिक है, जब पार्टी स्प्लिट हो जाती है तो किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंबल आदि को यहाँ पर देता है। अभी आपने देखा होगा लोक जनशक्ति पार्टी जो है स्प्लिट हो गई थी जून में, यानी वह 2 भागों में बट गई थी। उनके अपने ही परिवार के लोग जो है वहाँ पर पार्टी को ब्रिटेड कर दिया गया था, क्योंकि इसके जो पार्टी चीफ थे यानी कि केंद्रीय मंत्री भी थे वो रामविलास पासवान, उनके मृत्यु के बाद इनके भाई पशुपति कुमार पारस और इनके पुत्र चिराग पासवान के बीच पार्टी को लेकर के तनबन हो गई थी और इसके आधार पर इन दोनों में ये जो पार्टी विभाजन हो गया था। और इसी के साथ आधार पर जो है 30 अक्टूबर को बिहार में उपचुनाव होने हैं 2 स्थानों पर, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें ना तो पार्टी का नाम यूज करने दिया गया, ना ही बंगला और ना ही यह सिंबल जो लोगो होती है यानी सिंबल जो होते हैं पार्टी के वह भी इस्तेमाल करने को दिया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जब पार्टी का नाम और सिंबल यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि वे अभी कुछ ऐसे नाम या फिर सिंबल देंगे जिसे इन 2 लोगों को, इनकी जो विभाजन किए हैं 2 लोग चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, इनको इसमें से यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए नाम और सिंबल में से चूज करने होंगे और उसी एक आधार पर ये 30 अक्टूबर के जो उपचुनाव है उसमें यह भाग ले सकते हैं। आगे बात करें तो सिंबल ऑर्डर 1968 जो है यानी कि चिन्ह आदेश अधिनियम 1968 का जो है उसके पैरा 15 में कहा गया है कि जब कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो है 2 लोग अब इनमें कोई विवाद नहीं है, तब जाकर के वे किसी न एक को जो है पार्टी का नाम यानी कि एलजेपी जो है उसे दे सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रावधान ये है कि अगर कोई, जैसे कि अभी जो एलजेपी है वो तो रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ पर स्टेट पार्टी भी है, तो इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसमें सुनवाई करेगी। लेकिन अगर यही रजिस्टर होती लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती तब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे कोर्ट जाने की सलाह देता कि आप कोर्ट जाइए। लेकिन अभी इस मामले में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही हाथ में है, वही इसको सुलझा सकती है, यानी कि उसे सेटिस्फाई होना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पेंडोरा पेपर के बारे में। पेंडोरा पेपर दरअसल एक प्रकार का पेपर है जिसे जारी करती है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म। यह एक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें कई सारे लोग, इसमें 11.9 मिलियन कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा 600 जर्नलिस्ट और 150 मीडिया ग्रुप इसमें शामिल हैं। यह दरअसल इस पेपर को जारी किया गया जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, बाइकॉन फाउंडर किरण मजूमदार। इसके अलावा फ्यूगिटिव जो ज्वेलर्स है, नीरव मोदी की सिस्टर, जैकी श्रॉफ, सतीश शर्मा, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, इसके अलावा गायक शकीरा आदि का भी इसमें नाम शामिल किया गया है। तो यह है क्या, दरअसल इसमें बतलाया गया है इस रिपोर्ट में कि ये जो लोग हैं सरकार से किस प्रकार से टैक्स बचाने के लिए वो अपने पैसे को कैसे छुपाते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, यानी कि इनके काफ़ी सारे जो धन है जो सरकार के पास
रिकॉर्ड होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है, और इसी पेपर में यह बतलाया गया। तो यह पेंडोरा पेपर इनसे संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में। दरअसल अभी जो नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, उसके क्लियरेंस के लिए एक एजेंसी से अनुमति लेनी होती है। तो ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो लाया जा रहा है, इसमें संशोधन किया जा रहा है, तो इसके तहत जो एजेंसी है उसे एब्जॉल्व यानी कि उसे अब एक तरह से विलय कर दिया जाएगा, और इसके आधार पर यह अधिनियम लाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें एक अन्य संशोधन भी किया जा रहा है, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसमें अन्य संशोधन किया जा रहा है कि इसमें उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसे 1988 में भी संशोधन किया गया था, तो इसमें क्या प्रावधान है उसे चलिए देखते हैं। इसमें जो मुख्य प्रावधान है वह जंगलों के संरक्षण से संबंधित है, इसके अलावा वहाँ के जैव विविधता आदि से। तो इसे लाया गया था वर्ष 1980 में, और इसे वर्ष 1988 में संशोधन भी किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रोटेक्ट करना होता है किसको, फ्लोरा और फौना को। इसके अलावा जो फॉरेस्ट के इंटीग्रिटी, टेरिटी, इंडिविजुअलिटी होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना होता है। इसके अलावा वहाँ डिग्रेडेशन को आदि को रोकना होता है, जैव विविधता आदि का संरक्षण इसमें मुख्य प्रावधान है। लेकिन इसमें सरकार जो है बदलाव ला करके कुछ एजेंसी को विलय करना चाहती है, समाप्त के अलावा इसमें कुछ सजा का भी प्रावधान करना चाहती है। हालांकि अभी पूरी तरह से यह पेपर आया नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जीमेक्स से संबंधित है। जीमेक्स यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। यह जापान और इंडिया का एक मैरीटाइम यानी कि नौसैन्य अभ्यास है, जो कि किया जाएगा 6 से 8 अक्टूबर के बीच अरब सागर में। इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2012 में, और 2020 का जो एडिशन किया गया था यहाँ पे, उसके बाद अब यह फिर से किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड एनिमल डे के बारे में। दरअसल यह 4 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इसे सबसे पहले वर्ष 1925 में साइनोलॉजिस्ट हेनरिक जिमरमैन के द्वारा मनाया गया था। इसके बाद यह वर्ष 1932 में जब मनाया गया, उसके बाद यह पूरे विश्व में यह वार्षिक तौर पे मनाया जाता है। इसे जो है वर्ल्ड एनिमल डे को एनिमल लवर डे के नाम से भी जानते हैं। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।